गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रथम फाउंडेशन एजुकेशनल फाउंडेशन जो एक प्रतिष्ठित एनजीओ है और शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, उसने अपने 2024 जो लेटेस्ट उनकी रिपोर्ट है यूपी के ग्रामीण स्कूलों पर है, उसमें उसने ये कहा है कि 8वीं दर्जे के जो बच्चे हैं उसमें से 1/3 बच्चे दूसरे दर्जे का टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते, समझ नहीं सकते। आधे बच्चे इस क्लास के गुणा भाग नहीं कर सकते। आप अंदाज़ा लगाइए कि सरकारी स्कूलों की जो शिक्षा है प्राइमरी स्कूल की, उसका स्तर क्या है। ऐसा बच्चा जिसका भाषागत और अंकगणितीय क्षमता इतनी कमज़ोर है, अपने आगे क्या कर पाएगा लाइफ में। और ये स्थिति तब है जब आज के 20 साल से ज़्यादा पहले 2002 में संविधान में संशोधन करके धारा 21 से राइट टू एजुकेशन इंक्लूड की गई और उसके करीब 7 साल बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया। यानी उसको एक इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक स्पेसिफिक एक्ट लाया गया ताकि उसको लागू किया जा सके। और उसके बाद 2020 में यानी 10 साल बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई। जो फंडामेंटल राइट मिला, जो एक्ट आया, उसमें 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का अधिकार मिला। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई उसमें इस स्कोप को बढ़ा के 3 साल से 18 साल के बच्चों के लिए ये अधिकार दिया गया, ये सुविधा दी गई। यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें फाउंडेशनल कोर्स यानी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी को भी शामिल किया गया, जिसको सरकारी पार्लेंस में आंगनबाड़ी बोलते हैं। तो सवाल है कि पिछले 20 साल से ये सारी चीजें हुई हैं, फिर स्थिति इतनी खराब क्यों है। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प। ये ऐसा एक चैनल है जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाने के लिए ही लॉन्च किया गया है। दोस्तों, मैंने अपनी पढ़ाई यूपी के एक ग्रामीण इलाके के प्राइमरी स्कूल से ही किया, हाई स्कूल भी, जूनियर हाई स्कूल भी वहीं से किया और सिविल सर्विस में क्वालिफाई भी किया। सवाल है कि दुर्दशा ऐसी क्यों है। इसलिए यह विषय हमारे दिल के बहुत करीब है, मैं इस पर चर्चा करना चाहता हूं। अगर आप स्टूडेंट हैं या आप टीचर हैं या आप प्रशासक हैं या आप अभिभावक हैं, ये वीडियो आपके लिए काम का साबित होना चाहिए। मैं इस वीडियो में 3 चीजों पे आपसे चर्चा करूंगा और आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। पहली चीज, एक अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा के लिए क्या क्या होना जरूरी है। दूसरी चीज, क्या क्या उपलब्ध है, वो आंकड़ों से मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। और लास्ट में इस बात पे हम चर्चा करेंगे कि क्या हम कर पाएंगे, क्या हम कर सकते हैं, क्या पैसे की प्रॉब्लम है या और कुछ प्रॉब्लम है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, हमारे साथ बने रहिए ताकि आप इस सवाल का जवाब आपको मिल सके। और साथ में आपको मैं सारे कैटेगरी के व्यूअर्स को, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे अभिभावक हैं, चाहे प्रशासक हैं, आपको एक बोनस टिप देने जा रहा हूं जो आपके बहुत काम की साबित होगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे साथ बने रहिए और अंत में कमेंट करके हमको बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। लेकिन दोस्तों, इसके पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं, आपका 1 मिनट मैं लेना चाहूंगा, शायद उससे कम ही लूंगा, कि मैं पर्सनालिटी से कनेक्टेड मुद्दों पर लाइव सेशन कंडक्ट करता हूं। हमारा एक विचार मंच भी है जिस पर चर्चा हो सकती है। मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का निर्देशन भी करता हूं।
और आपके सहयोग से एक ऐसी व्यवस्था हमने बना रखी है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसका लाभ उठा पाए। और आपको डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको कुछ लिंक मिलेंगे, उनको आप क्लिक कर लीजिए। आपको कुछ कंटेंट मिलेगा, उसको देखिए। हमारी वेबसाइट पे सब कुछ पड़ा हुआ है, आप वहाँ भी जा सकते हो। और फिर निश्चित करिए कि हमसे कैसे जुड़ेंगे, कैसे आप हमसे लाभ उठाएंगे या कैसे हमको आप सपोर्ट करोगे। दोस्तों, आइए अब हम लोग आज के विषय पे चर्चा शुरू करते हैं कि पिछले 20 साल के सारे प्रयास के बावजूद आज प्राथमिक शिक्षा जो सरकारी है ग्रामीण क्षेत्रों की, वो खराब क्यों है, क्यों वो डिलीवर नहीं कर रही है। तो पहला मुद्दा, क्या जरूरी है। दोस्तों, मेरी समझ से 6 चीजें बहुत जरूरी है अगर शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना है, प्राइमरी शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना है। पहली चीज, हर क्लास को एक टीचर देना जरूरी है, डेडिकेटेड टीचर जो क्लास के बच्चों पे नजर रखे, गाइड करे, उनको पढ़ाए, उनके सवाल के जवाब दे। दूसरी जरूरत है कि वो टीचर वेल ट्रेंड हो, मोटिवेटेड हो और अपने को डे टू डे डेवलप करे। ये चीज लागू होती है आंगनबाड़ी वर्कर के ऊपर भी, उनको भी ट्रेंड होना चाहिए। हर क्लास को एक आंगनबाड़ी वर्कर मिलनी चाहिए, चाहे वो नर्सरी हो, एलकेजी हो, यूकेजी हो। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात टीचर के बारे में हमने बताई है आपको। तीसरी बात, बच्चे को रेगुलर स्कूल आना चाहिए ताकि लर्निंग गैप ना हो। अगर वो गैप करेगा तो सीख नहीं पाएगा। चौथी चीज हो कि बच्चे का फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए इसके पहले कि वो पहली क्लास में, पहले दर्जे में एडमिशन ले। यानी उसका नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में प्रॉपर पढ़ाई होनी चाहिए, आंगनबाड़ी में प्रॉपर पढ़ाई होनी चाहिए, तब वो पहली में आना चाहिए। आज सरकारी स्कूलों में बच्चे कम हो रहे हैं, उसका क्या कारण है? उसका कारण मैं चर्चा करूंगा आपसे जब चर्चा होगी तो रेगुलर अटेंडेंस जरूरी है। अगली जो जरूरत है कि उसके घर का माहौल अच्छा होना चाहिए ताकि वो पढ़ाई घर पे कर सके, अपना ध्यान लगा सके, रेगुलर स्कूल आ सके, उनको पेरेंट्स का कोऑपरेशन मिले उसको। और अंत में जो सबसे जरूरी चीज है, उसका रेगुलर इवैल्यूएशन होना चाहिए, उसको फीडबैक मिलना चाहिए, उसके पेरेंट्स को फीडबैक मिलना चाहिए, सुधारात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये तो हो गई 6 जरूरतें जो अगर पूरी कर दी जाए तो शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो बेहतर हो सकती है। अब सवाल है कि रियलिटी क्या है। रियलिटी चेक करने की जरूरत है। पहली बात, हर क्लास में एक टीचर उपलब्ध नहीं है। मैं आंकड़ों से ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं अगर यूपी की बात करूं तो यूपी में 1,40,000 प्राइमरी स्कूल हैं सरकारी, और जो टीचर उपलब्ध है वो केवल 5,83,000 टीचर हैं। यानी 1,17,000 टीचर का गैप है। क्योंकि एक प्राइमरी स्कूल में 5 टीचर चाहिए होगा तो 1,40,000 स्कूलों में 7 लाख टीचर चाहिए, तो 1,17,000 टीचर कम है। आंगनबाड़ी की हम बात करें तो 1,70,000 आंगनबाड़ी वर्कर हैं। आंगनबाड़ी वर्कर आंगनबाड़ी केंद्र हर प्राइमरी स्कूल में है भी नहीं। तो अगर 1,40,000 स्कूलों में एक एक आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाए, हर आंगनबाड़ी केंद्र को 3 वर्कर चाहिए होंगे, एक नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के लिए, तो 4,20,000 आंगनबाड़ी वर्कर चाहिए। यानी 2,50,000 का गैप है, 1,70 है। तो इसका मतलब है कि एक क्लास को एक टीचर या आंगनबाड़ी वर्कर उपलब्ध नहीं है। थोड़ा सा मैं और डिस्कस करना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति बनी क्यों है, क्या कारण है उसमें। तो एक तो आपने देखा रिक्रूटमेंट स्टेज पर ही प्रॉब्लम है, लोग उपलब्ध ही नहीं है। उसके बाद
कुछ ऐसे टीचर हैं जो नॉन टीचिंग जॉब में लगे हुए हैं लंबे समय से, वो शायद वो पढ़ाना लिखाना ही भूल गए हैं। उनकी 60 गांठ है, चाहे BSA से हो, चाहे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से हो, लेकिन वो लोग पढ़ा नहीं रहे, तो उनसे वो भी कमी आ गई। तीसरी चीज, जो सरकार नॉर्म फॉलो करती है टीचर देने के लिए या रिक्रूटमेंट करने के लिए, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिया गया मानक है। वो मानक है स्टूडेंट टीचर रेशियो का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार एक टीचर पर 30 बच्चे हो सकते हैं या 30 बच्चों पर एक टीचर चाहिए। प्राइमरी के लिए, अपर प्राइमरी के लिए 35 बच्चों पे एक टीचर चाहिए। तो मान लीजिए किसी स्कूल में 100 बच्चे हैं, तो 3.3 टीचर मिले, तो वो 3 टीचर देगा आपको। तो 3 टीचर 5 क्लास को कैसे पढ़ाएंगे? आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूपी में 10,000 ऐसे स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल, जिसमें केवल एक टीचर है, और वहाँ एक टीचर 5 क्लास को पढ़ा रहा है। तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर टीचर स्टूडेंट रेशियो का एक्चुअल आप सर्वे करिए यूपी में, तो शहरी क्षेत्रों में जो सरकारी स्कूल हैं प्राइमरी, उसमें केवल 18 बच्चों पे एक टीचर है। गांव में जाएंगे तो 25 पर एक है। देखने को 25-18 दोनों अच्छा लग रहा है, लेकिन ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि शहरी क्षेत्रों में टीचर कॉन्सेंट्रेटेड है, ज़रूरत से ज़्यादा है, उनको देहात क्षेत्र में जाना चाहिए। तो समायोजन की भी प्रॉब्लम है। तो कुल मिला जुला के ये निष्कर्ष आप निकाल सकते हो कि हर क्लास को एक टीचर उपलब्ध नहीं है। तो पहली सिचुएशन वायलेट हो गई। दूसरी सिचुएशन ये है कि टीचर को वेल ट्रेंड होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए, उसको इंसेंटिव मिलना चाहिए। आज की डेट में अगर हम बात करें प्राइमरी स्कूल के टीचर की, तो वो TET पास करके आ रहे हैं, TAT पास करके। तो हम ये नहीं कर सकते कि वो नॉलेज नहीं है, उनको वेल ट्रेंड भी है, उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है। लेकिन ये बहुत बड़ा गैप है आंगनबाड़ी क्षेत्र में। नर्सरी एजुकेशन में ट्रेंड आदमी को आंगनबाड़ी में रखना चाहिए, उनके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग कुछ टेस्ट होना चाहिए। वो ना रह करके नॉर्मल इंटर और हाई स्कूल के लोगों को आंगनबाड़ी वर्कर में लिया जा रहा है। तो बहुत बड़ा एक स्किल गैप है वहाँ पे। एक तो संख्या का गैप है, स्किल गैप भी है। आज की डेट में कोई इंसेंटिव उपलब्ध नहीं है टीचर को कि अगर क्लास का रिजल्ट अच्छा आता है कि बुरा आता है, उसका प्रमोशन ट्रांसफ़र जो भी होगा अपने नियम से होगा, जो भी नियम सरकार बनाती है। तो दूसरा कंडीशन जो हमने बोला कि टीचर को वेल ट्रेंड होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए, वो मीट आउट नहीं हो रही है। टीचर अपना बेस्ट नहीं दे रहे हैं, कुछ टीचर तो पढ़ा ही नहीं रहे, जैसे हमने बोला। ये दूसरा हो गया। तीसरा, फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। अब फाउंडेशन ही गड़बड़ है। मान लीजिए कि आप प्राइवेट स्कूल में जाता है कोई आदमी, तो उसको नर्सरी में तीन साल के बच्चे को एडमिशन हो जाता है, और चूंकि हर प्राइमरी स्कूल में आंगनबाड़ी नहीं है, तो वहाँ जाएगा तो 6 साल के पहले एडमिशन नहीं लेगा। तो जो जागरूक जो अभिभावक है, वो क्या 3 साल से लेकर 6 साल तक बच्चे को घर बैठाएगा? तो प्राइमरी वो चला जाता है प्राइवेट में, फिर सरकारी इसमें बच्चे कम हो जाते हैं। तो अगर जब हम ज़रूरत इस बात की है कि हर प्राइमरी स्कूल में एक आंगनबाड़ी केंद्र हो, जिसमें 3 साल के बच्चे का एडमिशन हो, फिर वो उसको आंगनबाड़ी में रहे 3 साल, और फिर उसके आगे बाद वो पहली में जाए, तो ये भी मिसिंग है। तो जिस बच्चे का फाउंडेशन ही गड़बड़ है, तो निश्चित रूप से वो पिछड़ जाएगा, चाहे वो भाषागत क्षमता हो, चाहे गणितीय क्षमता हो। और ये बहुत बड़ा कारण है कि जो हमने प्रथम ने जो रिपोर्ट दिया है, उसका जो रिजल्ट आपको मैंने बताया, तो ये भी एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। अब अगली प्रॉब्लम अटेंडेंस की हमने की कि रेगुलर अटेंडेंस होना चाहिए। अब ज़्यादातर जो बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं सरकारी ग्रामीण क्षेत्रों में, वो चाहे कृषक परिवार के हैं, चाहे कृषक मजदूर परिवार के हैं, चाहे अन्य छोटी जातियों के हैं, गरीब परिवारों के हैं, वो हार्वेस्टिंग सीजन में या फेस्टिवल में गायब हो जाते हैं। अब टीचर्स को कहा गया कि आप जाइए, पेरेंट्स से बात करिए, मोटिवेट करिए, ले आइए। वो जाते हैं बेचारे, मेहनत भी करते हैं, लाते भी हैं, एक बार लाए फिर बच्चा गायब, फिर गायब, फिर गायब। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो डेडिकेटेड हो बच्चे को स्कूल लाने के लिए, तो रेगुलर उसकी अटेंडेंस नहीं हो पाती है। मिड डे डील के लिए आता है, खाना खाया, भाग खड़ा हुआ,
या कभी उसके लिए भी नहीं आता है। अगली जो ज़रूरत है कि उसके घर का माहौल इनकरेजिंग होना चाहिए। तो जैसा हमने बताया कि ज़्यादातर जो परिवार के बच्चे हैं वो घर में उनको माहौल नहीं मिलता है, पेरेंट्स इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, पेरेंट्स खुद ही अपना बिजी हैं अपने काम में, कोई शराब पी रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बच्चा को कोई गाइडेंस नहीं है घर पे किसी तरह की भी। तो ये भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है। और आखिर में रेगुलर इवैल्यूएशन की जो हमने बात की वो भी चीज़ शायद रेगुलर रूप में नहीं हो रही है, टीचर पैरेंट मीटिंग नहीं हो रही, फीडबैक नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो पॉलिसी इंटेंशन है, जो हमने संवैधानिक सुधार किया, जो हम राइट टू एजुकेशन एक्ट लाए, जो हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाए, सबकी भावना अच्छी है, इंटेंशन अच्छा है, लेकिन फील्ड में जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है वो उस इंटेंशन से नहीं किया गया, कमिटमेंट के साथ नहीं किया गया। सवाल है कि टीचर का रिक्रूटमेंट करने के लिए टीचर स्टूडेंट रेशियो का कोई रेलेवेंस नहीं है। उसका रेलेवेंस तब बनता है जब आप हर क्लास को पहले एक टीचर दे दीजिए, और जब बच्चों की संख्या 30 से ज़्यादा हो, 45 से ज़्यादा हो, तो नया टीचर दे के नया सेक्शन खोलिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप 30 को एक नॉर्म मान के टीचर प्रोवाइड करोगे। तो ये बिल्कुल गलत पॉलिसी फॉलो की जा रही है, जिसकी वजह से ये दिक्कत हुई है। बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है। डीजी बेसिक हेल्थ है, उसके नीचे तमाम डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो समग्र शिक्षा हो, चाहे वो आपका मिड डे मील हो, चाहे आपका बेसिक एजुकेशन काउंसिल हो, चाहे वो रिक्रूटमेंट का सेक्शन हो, चाहे वो ट्रेनिंग का सेक्शन हो, चाहे एडल्ट लिटरेसी का पूरा महकमा उपलब्ध है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में जो प्रॉब्लम्स है वो हमने आपसे अभी डिस्कस किया। अब अंत में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है कि करना क्या है। पहली बात, अगर आपको हर क्लास में एक टीचर देना है तो आपको 1,13,000 प्राइमरी टीचर को भर्ती करना पड़ेगा, 2,50,000 के करीब आंगनबाड़ी वर्कर को करना पड़ेगा, और आंगनबाड़ी वर्कर को ट्रेन लोगों को आंगनबाड़ी वर्कर में लेना पड़ेगा जो नर्सरी एजुकेशन में ट्रेंड हो। अब सवाल है, आपके सामने एक सवाल उठेगा जो अक्सर ब्यूरोक्रेट उठाते हैं, साहब पैसा कहाँ से आएगा, बजट की प्रॉब्लम आ जाएगी। बजट की अगर हम बात करें तो आज की डेट में जो यूपी गवर्नमेंट खर्च कर रही है एजुकेशन पर 1,06,000 के करीब कर रही है, उसमें 78,000 करोड़ जो खर्च हो रहा है वो स्कूल एजुकेशन पे हो रहा है। अगर हम 1,17,000 टीचर भर्ती करना चाहते हैं, करीब 20% के करीब मान लीजिए, तो करीब 15,000-16,000 करोड़ के करीब एक्स्ट्रा पैसा चाहिए होगा बजट का। आप कह सकते हो ये कहाँ से आएगा, उसकी भी बात मैं करने जा रहा हूँ। लेकिन हाँ, कुछ समय ज़रूर लगेगा उसमें, मैं सरकार में रहा हूँ, जानता हूँ समय लगेगा। आंगनबाड़ी वर्कर 2,50,000 अगर भर्ती करो, उसमें भी 3-4 हज़ार करोड़, आपको 5,000 करोड़ चाहिए, तो कुल मिला के 20,000 करोड़ आपको चाहिए। हम बात करेंगे 2 फेज़ में। पहले फेज़ में जब तक ये व्यवस्था आप नहीं कर लेते हो तब तक आप 2 काम करिए, 2 या 3 काम। पहला काम, जो लोग नॉन टीचिंग जॉब पे हैं उनको तुरंत रिवर्ट करके टीचिंग पे लगाइए, ट्रेन करके। दूसरी चीज़, जो स्कूल वर्ल्ड बैंक के एड के वजह से नए खुल गए और आपने टीचरों को फैला करके मामला बिगाड़ दिया, उनको बंद करिए, और वहाँ के जो स्टूडेंट और टीचर दोनों को ट्रांसफ़र करिए पुराने स्कूलों में, और सेचुरेट करिए पहले 1 टीचर 1 क्लास को लेकर के, भले 30 से ज़्यादा बच्चे हो जाए, कोई बात नहीं, इनको बंद करिए। ये बात मैं डिस्कस करना भूल गया था कि ये प्रॉब्लम ही एक थी कि वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया, हमने आँख बंद करके स्कूल खोलते गए, नए नए बिल्डिंग बना दिए, कर दिए, वो कर दिए। हमारे स्कूल में पहले हमारा अपना गाँव है, 2 प्राइमरी स्कूल थे, आज की डेट में 6 प्राइमरी स्कूल हैं। क्या ज़रूरत है 6 की? पैसा मिल रहा था, स्कूल खोलना है, स्कूल खुल गया तो टीचर चाहिए, तो पुराने से टीचर फैला करके 2 टीचर वहाँ, 4 टीचर वहाँ, 1 टीचर वहाँ दे दिया, पूरी स्थिति बिगड़ गई। जैसे कहते हैं कि साहब वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। ढेर सारे स्कूल खुल गए, टीचर है ही नहीं। तो आपको इन स्कूलों को बंद करिए, इन टीचर को ट्रांसफ़र करिए। अब जहाँ तक 20,000 करोड़ का सवाल है, आपको पता है, मैंने कई वीडियो में बात बोली हुई है
कि 20% तो लीकेज होता है करप्शन की वजह से हमारे बजट में, गलत तरीके से काम करने की वजह से वेस्टेज होता है, रॉन्ग पॉलिसी की वजह से वेस्टेज होता है। और यूपी गवर्नमेंट का जो बजट है, टोटल बजट 8-8.5 लाख के करीब है। तो अगर उसका हम 20% बचाएं, 15% भी बचाएं, तो 1 लाख करोड़ तो होता ही होता है। तो 1 लाख करोड़ अगर बचता है तो 20,000 करोड़ कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि आज ये नहीं होगा, इसमें समय लगेगा इस चीज़ को टाइट करने में। तो तब तक के लिए आप ये काम करिए। अब बाद में जब टीचर आ जाए, आंगनबाड़ी वर्कर आ जाएं, तो उन स्कूलों को भी चालू कर दीजिए। और हर प्राइमरी स्कूल में एक आंगनबाड़ी केंद्र कंपलसरी रूप से खोलिए। अब आप कहोगे कि प्राइमरी जो आंगनबाड़ी वर्कर तो काफ़ी कम है, कैसे वहाँ इंश्योर करेंगे? तो टेम्परेली मैं ये सजेशन दे रहा हूँ कि मान लीजिए 3 क्लास है आंगनबाड़ी में, नर्सरी है, LKG UKG है मान लीजिए, तो एक अगर आंगनबाड़ी वर्कर ही है तो भी उसको 2-2 घंटा तीनों क्लास को देने को कहिए। उतना ही पढ़ाइए, कम से कम कुछ तो पढ़ाइए बच्चों को। अब बाद में जैसे जैसे आंगनबाड़ी वर्कर मिलते जाएं, फेजेज में आप हर क्लास को एक आंगनबाड़ी वर्कर दे दीजिए। एक बार अगर हर प्राइमरी स्कूल में आंगनबाड़ी वर्क केंद्र खुल गया, 3 साल के बच्चों का एडमिशन सरकार लेने लगी, तो निश्चित रूप से पेरेंट्स प्राइमरी जो सरकारी स्कूल में जाने के लिए उत्प्रेरित होंगे। अभी तक जो प्राइवेट में जा रहे हैं वो सरकारी की तरफ आएंगे, बच्चे बढ़ेंगे, टीचर्स भी उसके अनुसार आप देंगे, सेचुरेशन होगा और क्वालिटी बेटर होगी। तो आप इस तरीके से हर क्लास को एक टीचर दे पाओगे। अब दूसरी चीज़ है, टीचर को ट्रेंड होना चाहिए। तो आज जो टीचर है ऑलरेडी TAT पास हैं, काफ़ी सक्षम है, उनको कोई ज़रूरत नहीं है। सवाल केवल उनके मोटिवेशन का है, इंसेंटिव का है। जहाँ तक आंगनबाड़ी वर्कर का, मैंने पहले बोला कि ट्रेंड लोगों को ही लीजिए, उसमें ट्रेनिंग दीजिए उनको, चाइल्ड साइकोलॉजी का पता होना चाहिए उनको, और सबको इंसेंटिव दीजिए, चाहे फाइनेंशियल कुछ दीजिए, कुछ नॉन फाइनेंशियल दीजिए, भले टोकन हो, ताकि वो मोटिवेट हो अपना बेस्ट देने के लिए। आज के डेट में कोई इंसेंटिव सिस्टम नहीं है, आपको इंसेंटिव देना चाहिए। वाइफ हस्बैंड को साथ रख दीजिए इंसेंटिव के रूप में। अगर दोनों पढ़ा रहे हैं डिफरेंट जगह पे, आउट ऑफ प्लेस, आउट ऑफ टर्म को ट्रांसफ़र करिए उनको। तमाम तरह के नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव हो सकते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव दीजिए, टोकन दीजिए, रिकॉग्निशन दीजिए, कुछ तो दीजिए, अवार्ड दीजिए, टोकन अवार्ड दीजिए, इंसेंटिव दीजिए उनको, ताकि वो अपना बेस्ट दे पाएँ। तीसरी चीज़, रेगुलर अटेंडेंस। भाई रेगुलर अटेंडेंस तब होगी जब जो पेरेंट है वो इसकी इम्पॉर्टेंस को समझेगा। सवाल है कि डायरेक्टर एडल्ट एजुकेशन है, लिटरेसी है, वो क्या कर रहा है? जब एडल्ट एजुकेशन क्लासेज आप लेते हो तो उनको मोटिवेट करिए, समझाइए बच्चों के बारे में क्या इंपॉर्टेंस है, शिक्षा का क्या इंपॉर्टेंस है। और एक नया कैडर होना चाहिए मोटिवेटर्स का हर ब्लॉक के अंदर, जिसका यही काम होना चाहिए कि वो पेरेंट्स के पास जाए, उनको समझाए, बच्चे को स्कूल में लाए और कंटिन्यूस वॉच रखे, और डिपेंडिंग अपॉन कि कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा अटेंडेंस में, उसको इंसेंटिव मिलना चाहिए। उसका जो सैलरी स्ट्रक्चर है 40% बेसिक होना चाहिए और 60% इंसेंटिव पार्ट होना चाहिए, ताकि वो एक मार्केटिंग अप्रोच अपनाए, लोगों को मोटिवेट करे। टीचर ये काम नहीं कर सकता, टीचर का काम पढ़ाना है। तो टीचर को अगर आप लगा रहे हो तो निश्चित रूप से टीचर का टाइम आप खराब कर रहे हो। दूसरी बात, टीचर्स को बेमतलब के काम में मत लगाइए, नॉन टीचिंग काम पे। उसको टीचिंग में फोकस रखने दीजिए, बाकी काम और लोगों से लीजिए आप। एक और बात बता दूं मैं, तमाम डायरेक्ट बेनिफिट प्रोग्राम गवर्नमेंट देती है, नरेगा, ये सब वो सब, सबको लिंक करिए अटेंडेंस से, ताकि पेरेंट्स को भी कुछ कैरेट एंड इंसेंटिव मिले। उसको पनिशमेंट समझ में आए कि अगर बच्चा नहीं जाएगा तो हमारा कुछ कट जाएगा इसमें से बेनिफिट सरकार की। तो उससे भी आपको लिंक करने की ज़रूरत है, ताकि वो बच्चे को रेगुलर स्कूल भेजने के लिए मोटिवेट हो। और इधर से मोटिवेटर लगाइए जो उसको लाए। और अगर आप ऐसा करोगे, एडल्ट एजुकेशन में उनको एजुकेट करोगे, तो घर का माहौल भी वो कोशिश करेंगे सुधरे, उनका थोड़ा सा बेटर होगा। बहुत होगा नहीं होगा मैं नहीं कह सकता, नहीं कुछ तो होगा। और
जैसा हमने बोला कि फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, तो अगर आप हर प्राइमरी स्कूल को एक आंगनबाड़ी केंद्र दे दोगे और 3 उसमें आप आंगनबाड़ी वर्कर दे दिए फेजेज में, तो निश्चित रूप से उसका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा और वो जो आज की स्थिति है वो नहीं रहेगी, वो इम्प्रूव करेगी। और अंत में रेगुलर इवैल्यूएशन होना चाहिए, फीडबैक होना चाहिए, पेरेंट टीचर मीटिंग होना चाहिए और उसके बेस पर जो ओवरऑल रिजल्ट आ रहा है क्लास का, टीचर को इंसेंटिव मिलना चाहिए। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि अगर ये चीज़ की जाएगी तो ये जो आज की स्थिति है इसमें पैराडाइम शिफ्ट आएगा, आमूल चूल परिवर्तन होगा, गुणवत्ता बेहतर होगी। अब दोस्तों, मैंने एक आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको मैं कुछ बोनस टिप देने जा रहा हूँ। तो पहला टिप है स्टूडेंट के लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो क्लास में टीचर से सवाल जरूर पूछिए और जो जवाब दे उस पर अमल करिए और जो जिस जिन दिन पढ़ाया जाए उसको रिवीजन जरूर करिए, जा करके जो होमवर्क दिया जाए उसको जरूर पूरा करिए। ये तो टिप है स्टूडेंट के लिए। टीचर्स को क्या करना है? टीचर्स को बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए इनकरेज करना है और जो भी सवाल हैं उनका जवाब ईमानदारी से देना है और ना आ रहा हो तो कह दीजिए मैं कल बताऊंगा, पढ़ के जाइए बताइए। इसके 2 फायदे हैं। एक तो आपको उनकी साइकोलॉजी पता चलेगी, वो क्या सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे हैं ये पता चलेगा, और दूसरे आपकी अपनी ग्रोथ होगी क्योंकि रेगुलर आपको पढ़ना पड़ेगा। तीसरा टिप अभिभावक के लिए, बच्चे के साथ कम से कम रोज आधा घंटा बिताइए, पूछिए क्या हुआ स्कूल में, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बच्चे से बात करिए, उससे कनेक्ट करिए, फिर उसका इंटरेस्ट जगेगा। और जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उससे मैं कहूँगा अपने इरादों में परिवर्तन लाइए। पैसे का रोना मत रोइए, रेगुलर इंस्पेक्शन करिए, देखिए कि क्या हो रहा है। बिकॉज व्हाट यू गेट व्हाट यू इंस्पेक्ट, नॉट व्हाट यू एक्सपेक्ट। जो आप चाहते हो नहीं मिलता, जो आप जिस पर नज़र रखते हैं वो मिलता है आपको। दोस्तों, उम्मीद है कि जो हमने आपसे चर्चा की उस पर आप विचार करोगे और कमेंट करके हमको ज़रूर बताओगे कि हम ये कैसा लगा आपको वीडियो। और अगर अच्छा लगे तो इसको अपने टीचर दोस्तों में, अपने मित्रों में, अन्य लोगों में शेयर करिए, इसको लाइक करिए, ताकि YouTube को पता चले कि भाई ये कोई अच्छी बात हो रही है, वो इसको सपोर्ट करेगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हर हफ्ते हम एक बहुत ही पावरफुल वीडियो लेके आते हैं जो आपके व्यक्तित्व को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा। और चलते चलते एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी बिना कहे नहीं रहूँगा, कि आप अपना मेंटल और फिजिकल हेल्थ को फिट रखिए, गार्बेज से दूर रहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए और अपनी पर्सनालिटी को डे टू डे बेसिस पर इम्प्रूव करते रहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आप हमको सपोर्ट करोगे, इस वीडियो को लाइक करोगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।